नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आप बात करेंगे आपकी सेहत की, उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज जुड़ेंगे संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर के कैंसर सर्जन डॉक्टर यूसुफ मेमन, जो कैंसर से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे। तो इससे पहले कि डॉक्टर जुड़े, हम कुछ आपको जानकारियां देते हैं कि कैंसर सर्जरी को कराने के कारण क्या होते हैं, कैंसर की वजह क्या होती है, इससे बच कैसे सकते हैं, बचाव क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी हम एक आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सर्जरी कितने प्रकार की होती है कैंसर की। इनमें से है कुरेटिव सर्जरी, इसमें प्लेटिव सर्जरी है, या फिर स्तन के पास या भीतर गांठ हो तो वो लगता है कि एक लक्षण है। स्तन की सूजन या सिकुड़ने की जानकारी अगर आए, लाल या सूजी हुई त्वचा अगर है, तो ये कैंसर के अहम लक्षण हैं। आकार में परिवर्तन अगर यहाँ पर हो रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी इसके लिए करवाई जाती है, और ये बहुत कॉमन कैंसर होता जा रहा है। जिन औरतों की शादी नहीं होती उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अधिक होता है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर के अहम कारण हैं वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और लक्षण जो होते हैं, जिसमें अत्यधिक थकान का लक्षण भी हो सकता है, नींद आपकी कम हो सकती है, फोड़ा या गांठ आपको हो सकता है कहीं भी, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। और जल्द जानकारी मिलने के बाद और जल्द इलाज करने के बाद इस बीमारी से भी पार पाया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि राहत की बात है इन दिनों। तो पेट में दर्द की शिकायत हो, अगर कूल्हे में दर्द की शिकायत हो तो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। पीरियड्स में तकलीफ अगर हो किसी महिला को तो ये एक लक्षण हो सकता है। अत्यधिक थकान की शिकायत जिन महिलाओं में या पुरुषों में होती है तो वो भी एक वजह हो सकती है। बेवजह वजन घटना, ये शिकायत आती है। कमज़ोरी के लक्षण अगर मिलने लगते हैं तो ये कैंसर के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। कफ और सीने में दर्द की शिकायत जिनको आती है आमतौर पर, और ये शिकायत जनरल हो जाती है। पेट में दर्द, कूल्हे में दर्द की शिकायत जो आती है जनरल हो जाती है। तो इसके बाद ये कह सकते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। हालांकि ये डॉक्टरी जांच के बाद ही आप किसी नतीजे पहुंच सकते हैं, क्योंकि खुद से अंदाज़ा लगाकर इलाज शुरू करना बिल्कुल समझदारी नहीं कहलाएगी। इसीलिए डॉक्टर ज़रूरी होते हैं, सर्जन ज़रूरी होते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट ज़रूरी होते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। आपको उन लक्षणों को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या वजह है, क्या मुश्किलें हैं, क्या लक्षण हैं कैंसर के। तो कैंसर चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, और इससे क्योर होने वाले लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। तो कैंसर सर्जन डॉक्टर यूसुफ मेमन हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, और उनसे ही आप भी कॉल करके अपनी तकलीफ के बारे में जान सकते हैं। अगर कोई लक्षण ऐसा है जो आपको लग रहा है कि हो सकता है कि वो कैंसर जैसी जानलेवा और घातक बीमारी का लक्षण है, तो आप भी डॉक्टर को कॉल करके जान सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह को मानकर आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच भी सकते हैं। तो डॉक्टर यूसुफ अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उन सवालों का जवाब भी वो देंगे, आपको ज़रूरी सलाह भी देंगे, और उनकी सलाह शायद ज़िंदगी बहुत से लोगों की बचाएगी भी। तो संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल से जुड़ेंगे कैंसर सर्जन डॉक्टर यूसुफ मेमन। सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सर्जरी कितने तरह की होती है, सर्जरी से फ़ायदा जाहिर है कि सभी को पता है कि जान बचेगी, लेकिन कौन सी सर्जरी बेटर होती है, सर्जरी से कब तक बचा जा सकता है, और जब सर्जरी की नौबत आ ही जाए तो सर्जरी के वक्त, तो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, पोस्टकॉशंस लिए जा सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर अहम हो जाता है। तो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, सेहतमंद बने रहें, कैसे आप कैंसर से बच सकते हैं, कैसे किस तरह के लक्षण आएंगे जो आपको लगता होगा कि ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इस सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं हमें। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी हम फ्लैश करेंगे, और उस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, और जानकारी
आप साझा भी अपने साथियों में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का पूरी तरीके से ख्याल रखिए कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा तकलीफदेह होती है, इसलिए जानकारी पूरी होनी चाहिए। पूरी जानकारी कैसे होगी? पूरी जानकारी आपको तभी हो सकेगी जब आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, क्योंकि अगर ज़रा भी आपने खुद से मेडिकेशन शुरू कर दिया, खुद से ही दवा लेनी शुरू कर दी, तो आपको कब दवा छोड़कर दुआओं की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये गंभीर मसला है। कैंसर जैसी बीमारी कितनी जानलेवा हो सकती है और कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हाँ, लक्षण कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत से ना पता हो, तो उनमें से अगर कुछ भी लक्षण मैच करते हो आपकी जीवन शैली से, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टरी सलाह लें, और न सिर्फ सलाह लें बल्कि उन सलाह को माने, उसे फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अहम ये जानकारी डॉक्टर भी आपसे साझा करेंगे। बेवजह जैसे वह वजन यहाँ पर घट रहा हो, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी क्यों ज़रूरी होती है, इसके बारे में भी एक अहम जानकारी यहाँ पर है। तो संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर के कैंसर सर्जन डॉक्टर यूसुफ मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ये सुनने में आ जाता है कि उसे कैंसर हुआ, इस चीज़ का कैंसर हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है सर? देखिए, जब हमारे शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती हैं तो हम उसे कहते हैं कि कैंसर हो गया जी। कैंसर, हमारी जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित ढंग से क्यों बढ़ती हैं, उसका कारण है कि हमारी कोशिकाओं के सेल्स के जीन में, डीएनए में डैमेज होता है जी। अब ये क्या क्या कारण हैं जो जीन में डैमेज करते हैं? हमारी आदतें जैसे गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, शराब, पर्यावरण में प्रदूषण, बार बार शरीर के किसी हिस्से में कोशिकाओं में इरिटेशन होना, और शरीर में बार बार इन्फेक्शन होना, इस तरह की कोई बाहर का कोई जो है रेडिएशन हमारे शरीर में बार बार अफेक्ट होना, ये जब हमारी शरीर की कोशिकाओं के जीन को, डीएनए को डैमेज करते हैं तो हमारी कोशिकाएं, नॉर्मल कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ आपसे ये समझना चाहूँगा कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? मतलब हमें क्योंकि कैंसर इतनी गंभीर और जानलेवा बीमारी है, तो इससे बचने के भी कुछ रास्ते हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में कोशिकाओं में इरिटेशन होता है, तो अगर हम इन इरिटेशंस को हटा दें तो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं कैंसरस कोशिकाओं में नहीं बदलेंगी जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, शराब, इनकी वजह से 35 to 40% केसेस में जो कैंसर है वो इनकी वजह से होते हैं। हाँ। मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, ये और रेस्टलेस रहना, तनाव में चिंताग्रसित रहना, इसके कारण भी हमारी कोशिकाओं में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। खराब केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी नॉर्मल कोशिकाओं को कैंसरस कोशिकाओं में बदलते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, प्राणायाम, योगा करने से भी हमारे शरीर को रेस्ट मिलता है। इसमें जो हमारे शरीर में जो खराब तत्व पैदा होते हैं उनका जो है, हम इस तरह की आदतों से, हमारी अच्छी आदतों से ये खराब तत्व भी जो है हमारे शरीर से वॉश आउट हो जाते हैं और हमारे शरीर को कैंसर नहीं होता। इसके अलावा अगर हम अच्छा खान पान रखते हैं, सादा भोजन रखते हैं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते हैं, तो भी बहुत सारे कैंसर से हम बचते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण कम होता है, शरीर का रेडिएशन से एक्सपोजर कम होता है। जो बहुत सारे आजकल के जो पेस्टिसाइड्स हैं, फूड में बहुत सारे कलरिंग मटेरियल आने लगे हैं, ये भी हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इससे बचते हैं तो हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, कब ज़रूरत पड़ती है कि कैंसर के मामले में सर्जरी करवाई जाए? क्या शुरुआती लक्षण दिखने पर हम सिर्फ दवाओं के सहारे भी कैंसर से जीत सकते हैं?
देखिए, अलग अलग शरीर के हिस्सों में अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, उनका अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है जी। कुछ सॉलिड ट्यूमर्स और कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, मुंह के कैंसर, पेट के विभिन्न अंगों के कैंसर, हाथ पैर में जो होने वाले सार्कोमास, अगर ये शुरुआती स्टेज में होते हैं तो इन सॉलिड कैंसर्स को हम ऑपरेशन करके शरीर से निकाल देते हैं। अगर यही कैंसर बढ़े हुए स्टेज में होते हैं तो पहले हमको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देकर बीमारी को थोड़ा छोटा करना होता है, इसके बाद हम ऑपरेशन करते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा, इन कैंसर्स में सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनको कीमोथेरेपी के माध्यम से ही, यानी कि दवाओं के माध्यम से ही हम पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिन पे रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट ही ज़रूरी होता है, जैसे कि नेजोफेरेंजियल कैंसर है, कुछ मामलों में गर्भाशय मुख के कैंसर हैं। इसमें हम केवल रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ही कैंसर को ठीक कर सकते हैं। तो सॉलिड कैंसर्स में जहाँ पे बीमारी शुरुआती स्टेज में हो, हम ऑपरेशन करके बीमारी को पूरी तरह से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर शुरुआती लक्षणों की हम बात करें तो कैसे हम अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि हमें पुख्ता जानकारी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कैसे हम अंदाज़ा लगाएं कि हमें किसी भी तरह का कोई कैंसर है? कोई एक जनरल, एक कोई कॉमन जो सिम्टम्स है जो नज़र आते हो शरीर में? जी देखिए, सबसे पहले तो अगर हमारे शरीर में कोई गांठ हो रहा हो या कोई मुंह में छाला हो रहा हो जो भर नहीं रहा हो, गांठ ठीक नहीं हो रही हो, अपने आकार में बढ़ रहा हो, इसके अलावा ब्रेस्ट में कोई गांठ हो गई हो, निपल से डिस्चार्ज आ रहा हो, ब्लडी या सीरस डिस्चार्ज आ रहा हो जो दवाओं से ठीक नहीं हो रहा हो, इसके अलावा भूख नहीं लगना, पेट का अचानक से बढ़ना या वजन का बहुत ज़्यादा कम होना, उसके अलावा हमारे सांस में हमको तकलीफ़ हो रही हो, खांसी में खून आ रहा हो, खाना निगलने में कठिनाई हो रही हो, खाना पचने में जो है अपच हो रहा हो, इसके अलावा मल मूत्र के रास्ते से खून आ रहा हो, उनकी आदतों में परिवर्तन हो गया हो। जैसे कि आदतों में परिवर्तन यानी जैसे कोई वृद्ध पुरुष है, अगर वो रात में बार बार यूरिन के लिए उठते हैं तो ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं। अगर किसी को बार बार पतला दस्त हो रहा हो या कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। हमारे शरीर में कोई तिल हो, उसके आकार में अचानक से परिवर्तन आने लगा और खुजली होने लगी, उसमें वहाँ से ब्लीडिंग आ रहा हो, तो ये भी कैंसर हो सकते हैं। महिलाओं में श्वेत प्रदर हो रहा हो, महिलाओं में गर्भाशय में गर्भाशय के रास्ते से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, माहवारी लंबे समय तक चल रही हो, तो ये महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर के संकेत हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये लक्षण कैंसर के हों, लेकिन ये शुरुआती लक्षण होते हैं। इस तरह के लक्षण आने पर बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट को कराकर हम कैंसर के बारे में जान सकते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। हमें वो स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेने चाहिए। बिल्कुल सर, ये समझना चाहूँगा आपसे कि किस स्टेज तक सर्जरी से बचा जा सकता है जिसमें सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और अगर सर्जरी बहुत ज़्यादा फिर ज़रूरी हो जाती है तो फिर क्या सावधानियां बरती जाए सर्जरी से पहले, सर्जरी में, सर्जरी के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सॉलिड ट्यूमर जो शरीर के किसी दूसरे हिस्से में फैला नहीं हो और लिमिटेड हो, तो उसको हम ऑपरेशन करके पूरी तरह से निकाल सकते हैं। सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद हमें जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है वो पेशेंट के न्यूट्रिशन का रखना होता है। कोई आदमी में सर्जरी को वो तभी सह पाता है जब उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छी हो। अदरवाइज़ हमको सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद उसके घाव भरने की संभावना बहुत कम हो जाती है और पेशेंट को परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए सर्जरी के पहले सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बीमारी शरीर के किसी और हिस्से में फैला तो नहीं है। इसके लिए आजकल हम लोग जो है एक आधुनिक टेस्ट होता है जिसे हम पेट स्कैन कहते हैं जी। पेट स्कैन यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ये बताता है कि हमारे शरीर में कैंसर शरीर के किसी दूसरे हिस्से में फैला हुआ तो नहीं है जी। जैसे कि
मुंह में या ब्रेस्ट में या पेट में किसी एक जगह में छोटा सा कैंसर हो गया और हमको ये लगता है कि वो कैंसर उसी जगह में है, कहीं और फैला हुआ नहीं है, और हम उसका ऑपरेशन कर देते हैं। बाद में हमको पता लगता है कि नहीं, जब हम ऑपरेशन के दौरान कि नहीं, ये तो शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी फैल चुका है। तो पहले हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे कि हम जान सकें कि शरीर में बीमारी कहीं और फैली हुई तो नहीं है। लेकिन आजकल इस पेट स्कैन मशीन के माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि शरीर में कहीं बीमारी और फैली हुई तो नहीं है। तो उसके बाद जब हम ये जान जाते हैं कि बीमारी कहीं और फैली नहीं है और हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम बीमारी को पूरी तरह से निकाल देते हैं। सर्जरी के दौरान आजकल जो हम लोग ध्यान रखते हैं दो चीज़ों का, कि पहले हम जो है जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो हम ब्रेस्ट को पूरा निकाल देते थे, या जैसे कि मल द्वार में कैंसर होता था तो हम मल द्वार को पूरा निकाल देते थे, और जो है पेट में हम मल द्वार का रास्ता बनाते थे। लेकिन आजकल जो है हम लोग फ्रोजन सेक्शन की सहायता से हम लोग सर्जरी करते हैं और ऑपरेशन के दौरान ही हम लोग मार्जिन्स का डिसीजन लेते हैं कि जो हमने ऑपरेट किया है वो मार्जिन ठीक है कि नहीं है। तो फ्रोजन सेक्शन की मदद से हम लोग अंगों को बचाने वाली सर्जरी करते हैं और फंक्शनली बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। जैसे कि हम जबड़े को पहले हम पूरा का पूरा निकाल देते थे, आजकल हम लोग जबड़े को बचाते हुए हम लोग सर्जरी करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, ब्रेस्ट को हम लोग पूरा नहीं निकालते। इसी तरह से मल द्वार को हम लोग पूरा नहीं निकाल करके मल के रास्ते को बचा लेते हैं। तो ये फ्रोजन सेक्शन की सहायता से हम लोग सर्जरी के दौरान ये सावधानी रखते हुए हम लोग सर्जरी करते हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद की सावधानियां, तो सर्जरी के बाद जो है हमें पेशेंट के न्यूट्रिशन स्टेटस का फिर से एक बार पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। पेशेंट को हम लोग एक दिन आईसीयू में रखते हैं कि कहीं कोई उसको कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी के तुरंत बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। सर्जरी के बाद फिर हम उनको फिजियोथेरेपी देते हैं ताकि उनके जो भी अंग की सर्जरी हुई हो उसमें स्टिफनेस ना आ जाए। तो फिजियोथेरेपी भी जो है आजकल एक बहुत जरूरी विधा हो गई है, जिसमें हम सर्जरी के बाद पेशेंट के जो भी शरीर में, जिस भी शरीर में हम सर्जरी करते हैं उसके फंक्शनल स्टेटस को अच्छा बनाए रखने के लिए, ताकि उसको बाद में कोई तकलीफ ना हो, फिजियोथेरेपी को साथ में जोड़ते हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बायोप्सी रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऑपरेशन के बाद जो भी ट्यूमर, कैंसर जो निकलता है उसका हम लोग पूरी तरह से जांच करते हैं कि वो शरीर के जो ट्यूमर जो है आसपास का जो हिस्सा निकला है, लिम्फ नोड्स निकले हैं, उसमें कहीं फैला हुआ तो नहीं है, उस अंग के नसों में, नर्व्स में तो वो फैला हुआ नहीं है। अगर वो फैला है या नहीं फैला है उसके आधार पे उसका आगे का ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है। जी सर, कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि उनके परिवार में अगर किसी को कैंसर है तो फिर दूसरे लोगों में भी क्या कैंसर फैल सकता है? क्योंकि कोविड का टाइम और इसमें कोविड जैसे फैलता था, लोग अंदाज़ा लगाने लगे कि हो सकता है कि कैंसर भी बीमारी ऐसी हो। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, कैंसर की बीमारी इस तरह से इन्फेक्टिव बीमारी नहीं है। जैसे कि मैं कैंसर सर्जन हूँ, मैं रोज 2-3 ऑपरेशन करता हूँ, मैं रोज 50 कैंसर के मरीजों से करीब रोज मिलता हूँ मैं, लेकिन हम लोग उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेते। कैंसर की बीमारी फैलने वाली नहीं होती। कोई कैंसर का मरीज अगर घर में है तो उसके साथ उनके केयर करने वाले लोगों को कोई भी ऐसी आशंका नहीं होती कि वो बीमारी उनको भी हो सकती है। इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि इस वक्त जो कैंसर के तमाम तरह के जो कैंसर है, अलग अलग तरीके कैंसर, क्या सभी क्योर हो सकते हैं कैंसर, या फिर कोई 1-2 कैंसर ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जानलेवा हैं और अगर वो कैंसर हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उम्मीदें बहुत कम हो जाती हैं? जी, कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि एक ब्रेन
में जो कैंसर होते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, उसमें भी जो ग्रेड 4 जो होते हैं, ग्रेड 4 वाले जो सारे ब्रेन के कैंसर नहीं, जो ग्रेड 4 के होते हैं वो खराब माने जाते हैं। उसी तरह से एक मैलिग्नेंट मेलानोमा, एक स्किन का कैंसर होता है, ये बहुत खराब कैंसर माना जाता है। इसी प्रकार से खाने की नली के और गॉल ब्लैडर के भी कुछ कैंसर्स जो एडवांस स्टेज में होते हैं, ये थोड़े से खराब कैंसर माने जाते हैं। लेकिन आजकल ये सब नई मशीनों के आने से और पेशेंट्स भी जो है आजकल जागरूक हो गए हैं, नए नए टेस्ट की बहुत सारी पद्धतियां आ गई हैं। लोग अगर थोड़ा भी सजग रहें तो हम शुरुआती स्टेज में इनको पकड़ के इस बीमारी को जांच करके हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आज की डेट में कोई भी कैंसर इतना खतरनाक नहीं है कि अगर वो शुरुआती स्टेज में पकड़ में आए तो हम उसे ठीक ना कर सकें। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनके दोबारा होने की संभावना या ठीक नहीं होने की संभावना रहती है, जिन कैंसर्स के बारे में आपको मैंने बताया। बिल्कुल सर, अधिकतर कैंसर के लक्षण जैसे कि हमें पता चलने लगते हैं, लेकिन कोई एक या दो कैंसर ऐसे भी हैं जिनके लक्षण हमें शुरुआत में नहीं पता चलेंगे और बात जब बिगड़ने लगती है तब जाकर हमको अंदाज़ा लगता है कि शायद बात बिगड़ गई, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जी, तो ऐसे कुछ कैंसर्स होते हैं, खास करके ये जो कैंसर होते हैं पेट वगैरह में जो कैंसर होते हैं। हाँ। क्योंकि पेट में कोई जैसे छोटा भी ट्यूमर हुआ है तो वो जल्दी से पकड़ में नहीं आता, जैसे कि ओवरी के कैंसर है, स्टमक के कैंसर है, लीवर या आंतों के कैंसर है। ये जैसे कि मुंह का कैंसर है, तुरंत मुंह में कुछ छाला दिखने लगता है। बच्चेदानी के कैंसर में बच्चेदानी के मुख से ब्लीडिंग होने लगती है। ब्रेस्ट कैंसर में महिलाओं को अपने हाथ से ही जो है वो फील होने लगता है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ आ गई है। लेकिन पेट के कैंसर में यूजुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेट एक बड़ा ऑर्गन है। लोगों को लगता है, पता ही नहीं चल पाता कि पहले तो जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को कोई कैंसर हो जाए तो पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराए जाते हैं। हमें वो स्क्रीनिंग टेस्ट बीच बीच में कराते रहने चाहिए। जैसे कि महिलाओं में स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राफी या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या स्वयं स्तन परीक्षा एक ऐसी जांच है जो हर 40 साल के बाद महिलाओं को अपने मेंसेस के 14वें दिन में आईने के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट को अपने हाथ से और अपने बगलों को पाल्पेट करना चाहिए कि कहीं कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। इसी तरह से जो पुरुषों में अगर मान लो किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो उसको लंग कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उनको एक सिंपल सा एक एक्सरे टेस्ट कराने से ही पता चल जाता है कि कहीं उसको लंग कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा जो लोग गुटखा, तंबाकू, पान मसाला ज़्यादा खाते हैं, उनको डॉक्टर से, चाहे वो जनरल डॉक्टर हो, चाहे वो ENT डॉक्टर हो, या अगर फैसिलिटी हो तो कैंसर के स्पेशलिस्ट से जाकर बीच बीच में अपने मुख, नाक, कान, गले का चेकअप कराते रहना चाहिए। इसी प्रकार से ग्रामीण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय मुख का कैंसर बहुत कॉमन होता है। तो उसमें पैप स्मीयर जांच होता है जो कि 400-500 रुपये का एक सिंपल टेस्ट है। उसमें बच्चेदानी के पानी को माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है। तो इस तरह के कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिनको कराने से हम ऐसे कैंसर जिनको जांच करना या पहचानना मुश्किल होता है, उन्हें भी हम शुरुआती स्टेज में पकड़ के उनको अच्छे से पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए खास उम्र के बाद, स्पेशली 40 साल के बाद, हम लोग पेशेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि लक्षणहीन आबादी में, शंकाहीन लोगों में किया जाता है। यानी कि ना तो उनमें कोई लक्षण है ना उनमें कोई शंका है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं, आते हैं, हम उनका ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, कोई इंडोस्कोपी, पैप स्मीयर, मैमोग्राफी, इस तरह के हम टेस्ट करते हैं और उनको उनके जो भी लक्षण हैं और उनकी जो आदतें हैं उसके आधार पे, उनकी फैमिली हिस्ट्री के आधार पे कि कहीं उनकी फैमिली में कभी किसी को कैंसर तो नहीं था, हम उनको कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं और उस टेस्ट को करके रेगुलरली 1-1 साल या 2-2 साल या 3-3 साल में उस टेस्ट को करके हम कैंसर को शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल
सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सवालों के जवाब मिले होंगे और उनके जहन में अगर कैंसर को लेकर कोई सवाल रहा होगा तो उम्मीद करते हैं कि वो जवाब यहाँ पर उनको मिल गया होगा डॉक्टर यूसुफ से। फिलहाल आज सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।